रात काफ़ी हो चुकी थी और सड़क पर ना कोई गाड़ी चल रही थी, ना कोई टैक्सी, ना कोई दुकान चालू थी। बस चारों तरफ था तो अंधेरा और उन सुनसान सड़कों पर जोर जोर से सैंडलों की आवाज़ के साथ एक सुंदर लड़की चले जा रही थी, जो दिखने में बहुत सुंदर, मानो जैसे स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो। थोड़ी थोड़ी सी कत्थई उसकी आंखें, रंग गोरा और घने काले बाल जो नीचे कमर तक आते हैं। उसका नाम था वर्षा। वर्षा एक आर्ट्स स्टूडेंट थी जो एक छोटे से गांव से मुंबई जैसे बड़े शहर में रहकर पढ़ाई कर रही थी और साथ में अपना खर्च निकालने के लिए एक होटल में वेट्रेस की जॉब कर रही थी, क्योंकि वर्षा नहीं चाहती थी कि वो उसके परिवार को परेशान करे। इसलिए वो अपना खुद का खर्च निकालने के लिए पार्ट टाइम जॉब करती थी। वर्षा सुबह कॉलेज करती थी और शाम को अपना पार्ट टाइम जॉब वेट्रेस का करती थी और तेज कदमों से रात के अंधेरे को चीरते हुए वर्षा अपने हॉस्टल की ओर बढ़े जा रही थी। आज वर्षा को काफ़ी देर हो गई थी, इसीलिए वर्षा को इस वक्त कोई टैक्सी या बस नहीं मिल रही थी, इसलिए वो पैदल ही पैदल अपने हॉस्टल के लिए निकल गई। तभी पीछे से एक रोशनी आई। वर्षा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक कार उसका पीछा कर रही थी। ये देखकर वर्षा घबरा गई। वर्षा के दिल की धड़कन तेज हो गई। वर्षा सड़क पर तेज दौड़ने लगी। कुछ दूर तक दौड़ने के बाद वर्षा ने पीछे मुड़कर देखा, तब वो कार उसका पीछा नहीं कर रही थी। तभी वर्षा लंबी लंबी सांसें लेने लगी। अचानक से वो कार सामने आ गई और उस कार में से 3 नौजवान उतरे जो किसी मॉडल से कम नहीं लग रहे थे। उनके कपड़े और गाड़ी को देख के लग रहा था कि ये तीनों किसी अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादे हैं। उनमें से एक लड़का आगे आया और वर्षा से बोला, सुनो, तुम खुद अपनी मर्जी से कार में बैठ जाओ, नहीं तो हमें ज़बरदस्ती तुम्हें गाड़ी में बिठाने में देर नहीं लगेगी। पास खड़ा दूसरा लड़का बोला, मान जाओ बीवी और चुपचाप कार में बैठ जाओ, नहीं तो अगर हम ज़बरदस्ती पे उतर आए तो तुम्हें तकलीफ बहुत होगी। वर्षा उनकी बात सुनकर सकते में आ गई और रोने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मैंने किसी का क्या बिगाड़ा जो ये लोग मेरे पास आए। मुझे इस शहर में आए हुए सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और ये लोग मेरे साथ पता नहीं कौन है ये। वर्षा उनसे एक लड़के से बोली, भाई प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मैं तुम्हें जानती तक नहीं, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, प्लीज़ मुझे जाने दो। तभी सबसे पीछे खड़ा लड़का बोला, सुना कबीर, भाई तुम्हें भाई बोल रही है। कबीर जो कि भारत के मशहूर इंडस्ट्रियल श्लोक मेहता का बेटा। कबीर के पास खड़ा शिवम जोशी, मिथिन जोशी का बेटा। मिथिन जोशी जो कि एक प्रसिद्ध पत्रकार है और उनकी खुद की न्यूज़ एजेंसी है और देश के बड़े पत्रकारों में उनका नाम आता है। सबसे पीछे खड़ा लड़का राकेश यादव, जिसके पिता एक राजनेता है। तभी कबीर हंसते हुए बोला, सुनो, मेरी बहन है और मुझे दूसरी बहन बनाने का कोई शौक नहीं है। तभी शिवम बोला, कबीर तू इसकी इतनी बकवास क्यों सुन रहा है, पकड़ इसका हाथ और डाल गाड़ी में। तभी कबीर तेज कदमों से वर्षा की ओर बढ़ा। वर्षा का हाथ पकड़ा कबीर ने। तभी वर्षा छटपटाई, चिल्लाई और कबीर के हाथ पे काट के भागने लगी। तभी पीछे खड़े राकेश ने वर्षा के बाल से पकड़ा और रुमाल में एथेस्थीनिया बेहोशी की दवा डालकर उसे सूंघा दी। वर्षा बेसुध हो गई और उन्होंने उसे गाड़ी में बैठाई और शहर से दूर एक लग्जरी
फार्म हाउस में ले गए। माँ गाड़ी से निकलकर कबीर ने किसी को कॉल करा। हेलो आदि सर, काम हो गया है। उधर हल्की आवाज से आई, ठीक है। थोड़ी देर बाद उस लग्जरी फार्म हाउस का दरवाजा खुला। उनमें से एक बहुत ही सुंदर लड़का बाहर आया, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास लग रही थी, जिसका रंग गोरा, बाल बिखरे हुए, मानो वो अपने एटीट्यूड से किसी मॉडल को भी सकते में डाल दे। वो दिखने में काफी सुंदर था। उनने इन तीनों के पास आकर कहा, शाबाश मेरे दोस्तों। उन्होंने कहा, इट्स माय प्लेजर आदि सर। आखिर ये लड़का कौन था जिसे देश के इतने बड़े बड़े परिवारों के बेटे, जिनका परिवार देश में पैसे और ताकत में किसी को कम नहीं आंकता, इतने बड़े परिवार के बेटे इसे सर जैसे शब्दों से बुला रहे थे, जिसे इतनी इज्जत दे रहे थे। ये लड़का कोई आम लड़का नहीं, ये भारत के, सिर्फ भारत ही नहीं, एशिया के सबसे मशहूर बिजनेसमैन मधुसूदन भालेकर का बड़ा बेटा आदित्य भालेकर था। भालेकर ग्रुप अपने आप में एक सरकार है। ये ग्रुप भारत का सबसे बड़ा ग्रुप है। सिर्फ भारत का नहीं, ये एशिया का नंबर 1 बिजनेस ग्रुप है और इस ग्रुप के चर्चे पूरे विश्व में हैं। आदित्य ने कार में देखा तो वर्षा बेहोश थी। आदित्य ने उनसे पूछा, क्या ये लड़की सो रही है? कबीर ने कहा, नहीं आदि सर। तभी शिवम बोला, अरे आदि सर बहुत छटपटा रही थी, बेहोश कर दिया इसे। तभी जोरदार आवाज आई और शिवम अपना गाल पे हाथ रखे हुए खड़ा था। आदित्य ने उसके गाल पे एक जोरदार चाटा मारा और कहा, बेवकूफो, मैंने तुमसे कहा था कि ये अपनी मर्जी से यहाँ आना चाहिए। खैर छोड़ो, अब तुम इसे ले आए हो, ठीक है, अब तुम इसे मेरे हवाले कर दो और जाओ यहाँ से। कबीर को इतना सुनना ही था। कबीर, शिवम और राकेश तीनों वहाँ से बाहर आ गए। तभी शिवम बोला, यार ये आदि पागल लगता है मुझे, वो 2 कौड़ी की लड़की के बदले इसने मुझे चाटा मारा। तभी कबीर बोला, अरे तुझे सिर्फ चाटा मारा है, अच्छा है, वरना मैंने तो आदि सर के किस्से ये भी सुने कि अगर कोई उनको ऑफेंड करता है तो आदि सर उसके हाथ कटवा देते हैं और उससे भीख मंगवाते हैं। तभी शिवम अपने गाल पे हाथ लगाते हुए बोला, हाँ यार, ऐसे किस्से तो मैंने भी सुने, शायद मेरा गुड लक चल रहा है, उस पागल से बच के आ गए, चलो चलते हैं। तभी आदि शराब की गिलास लेते हुए कार के पास आया और वो वर्षा को देखकर निहारने लगा। तभी अचानक उसकी गिलास की सारी शराब वर्षा के कपड़ों पे डुल गई। ये देखकर आदि काफी हैरान हो गया। उसने दारू का गिलास साइड फेंका और वर्षा को अपनी बाहों में लेते हुए उसे बेडरूम में ले आया। वहाँ उसने वर्षा को लेटा दिया और सोचने लगा कि मैं इसके कपड़े बदलूं, छोड़ो मैं किसी को बुला लेता हूँ इसके कपड़े बदलने के लिए। आदि नीचे आया और आवाज़ देने लगा, कोई है मेरी मदद करने के लिए? तभी कमरे में से एक बुजुर्ग बाहर आया, जिसकी उम्र 55 से 60 साल रख रही थी, जो कि भालेकर परिवार का सबसे पुराना नौकर था, मूलचंद आदित्य के पास आया और बोला, अरे आदि बाबा, कुछ समस्या है, मुझे बता दीजिए। मुझे एक औरत की ज़रूरत है। क्या? मतलब कुछ ज़रूरी काम है, आदि ने मूलचंद से कहा। यहाँ कोई औरत काम नहीं करती आदि बाबा। क्या? कोई औरत काम नहीं करती?
आदि बाबा, 40 साल से आपके फार्म हाउस की देखभाल में ही कर रहा हूँ। आदित्य भी पहली बार अपने उस लग्जरी फार्म हाउस के पास आया था। इसके पहले वो कभी वहाँ नहीं गया। आदि ने गुस्से से अपना पैर पटका और वो अपने कमरे में चला गया। आदि ने सोचा कि यहाँ पे कोई औरत तो काम करती नहीं है, मैं इसके कपड़े बदल देता हूँ। आदि जैसे उसके कपड़े बदलने के लिए अपना हाथ डाला, तभी आवाज़ आई, आदि बेटा। यह आवाज़ सुनकर आदि की दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसके पैर कांपने लगे, उसके माथे पे पसीने की ठंडी परत आने लगी। आदि, जिससे अभी अभी देश के इतने बड़े हस्तियों के बेटे जिससे डरने लगे, और उसमें से एक मशहूर पत्रकार के बेटे पर आदि ने भी हाथ उठाया, और वो भी खुशी खुशी आदि के इस थप्पड़ को स्वीकार करके चला गया। आखिर कौन था वो जिसकी आवाज़ सुनकर आदि अंदर तक कांप गया? तभी आदि घबराते हुए इधर उधर जगह ढूंढने लगा। उनने वर्षा को कबड़ में छुपाई। तभी आदि को एक बार और आवाज आई, अरे आदि बेटा। आदि के कमरे पर दस्तक हुई। आदि ने गेट खोला। आदि देखकर घबरा गया, क्योंकि आदि के सामने उसके पिताजी मधुसूदन भालेकर थे। ये देखकर आदि सख्ते में आ गया। तभी मधुसूदन बोला, अरे गेट खोलने में इतनी देर कैसे हो गई तुम्हें? पापा, मैं सो रहा था। सो रहे थे? और तुम्हारे माथे पे पसीना क्यों आ रहा है? और इतने काफ क्यों? मैं एक सपना देख रहा था बाबा, सपने में डर गया। भालेकर परिवार का बेटा सपनों से डरता है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें मुझे ये सब बताते हुए। पापा, पर आप तो लंदन गए हुए थे ना? लंदन जाने वाला था। मिस्टर डेविड ने कहा कि वो इंडिया घूमना चाहते हैं, इसलिए मैंने मुंबई वाले ऑफिस में मीटिंग फिक्स कर दी है। और हाँ, वो मीटिंग तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझे उम्मीद है कि बेटा ये तुम्हारा पहला बिजनेस स्टार्टअप है और तुम उनके साथ अच्छे से पेश आओगे, और ये डील हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है। और अगर कभी तुमने कोई भी गलती करी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये फाइल रखो, इसमें सारी डिटेल्स है, और मीटिंग की तैयारी करो। मुझे बताया था तुम्हारी माँ ने कि तुम मुंबई वाले फार्म हाउस पे हो, इसीलिए मैं डायरेक्ट तुमसे मिलने चला आया। इतना कह कर मधुसूदन ने अपने कदम आगे बढ़ाए। तभी कबर्ड में से ठोकने की आवाज़ आई। मधुसूदन के कदम रुके। वो पीछे मुड़ा और बोला, ये आवाज़ पापा, ये आवाज़ कोई नहीं, मुझे तो कोई आवाज़ नहीं। मधुसूदन ने कहा, ठीक है, शायद मैं थक गया इसीलिए मुझे कुछ आवाज़ आ रही है। ये कह के उनने जैसा दूसरा कदम आगे बढ़ा, एक बार फिर खटखटाने की आवाज़ आई। यह आवाज़ सुनकर मधुसूदन रुका नहीं, और वो पलटा और उस आवाज़ की दिशा में आगे बढ़ा, और उसने देरी ना करते हुए कबर्ड का दरवाज़ा खोला। जैसे उसने कबर्ड का दरवाज़ा खोला तो कबर्ड में एक लड़की जो कि रो रही थी, जिसका मुंह बंधा हुआ और हाथ पीछे बंधे हुए। ये देखकर मधुसूदन की रूह अंदर तक कांप गई। वो घबरा गया और उसने उस लड़की को निकाला, पलंग पे बैठाया, और उसका मुंह और उसके हाथ खोले और एक ठंडे पानी का गिलास भर के उसे पिलाया। वो मधुसूदन के पीछे छुप गई और रोने लगी, सर सर प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। अब क्या होगा? आदित्य का सच अब मधुसूदन के सामने आया। वो चेहरा जो अब तक कभी उसके सामने नहीं आया। उसका खुद का बेटा इतनी गिरी हुई हरकत कर सकता है। वो किसी के घर की इज्जत को लाके इस तरह से अपने घर में रख सकता है।
किसी लड़की का मुंह बांधकर उसे कपट में छुपा सकता है। ऐसा नालायक बेटा होने से तो बिना औलाद के रहना अच्छा, मधुसूदन ने आदित्य से कहा। आदित्य का पापा मेरी पूरी बात सुनो। क्या सुनो तुम्हारी बात? क्या सुनूं मैं तुम्हारी बात? अब ये फैसला तुम्हारे दादाजी लेंगे, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं जानना, समझे तुम?